आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्णमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करके हम अपनी तैयारी को जांचेंगे और जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, अगर ये हम प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, हिंदी की परीक्षा चाहे जो भी हो, उसमें जो भी वर्णमाला के प्रश्न आएंगे वो हमसे गलत नहीं होंगे, उन्हें हम आसानी से हल कर लेंगे। और एक चीज़ और अपना अनुभव में बता दे रही हूँ कि व्याकरण के प्रश्नों को बिना खूब अभ्यास किए आप आसानी से सही नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अभ्यास के माध्यम से ही हम अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो इसमें च तालव्य ध्वनि है। इसके अतिरिक्त च, छ, ज, झ, ञ, ई, य, श ये जो होती हैं वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ जो होता है वो पश्च स्वर होता है। और उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर इ, ए, ऐ, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, आ। इसको हम एक सूत्र से याद कर लेंगे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ, आ, ओ, उल्लू, छोटा ऊ बड़ा ऊ और आ। तो आ जो होता है वो बीचे बीचे बंध में हो गया, और आओ उल्लू पीछे पीछे ये पश्च स्वर हो गया। इनमें कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो क्या जो होता है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि दो वर्ण जब मिले तो वे संयुक्त व्यंजन है। तो दो वर्ण में एक आधा होगा, एक पूरा होगा। दोनों अगर पूरे पूरे हैं तो वो संयुक्त ध्वनि नहीं होगी। इनमें कौन सा युग्म अघोष है? तो हम जानते हैं कि वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। तो ये प और फ इसमें अघोष है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। इसमें ये गलत है क्योंकि शारदा लिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों ही देवनागरी की पूर्व लिपि नहीं है। ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, फिर कुटिल लिपि जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे कि ब्राह्मी लिपि के बाद आती है गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। कुटिल लिपि ही 2 भागों में बंटती है। फिर है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो ग अघोष, फ अल्पप्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। हम जान रहे हैं ग तीसरा अक्षर है तो ये जो है सघोष होगा। फ दूसरा अक्षर है तो महाप्राण होगा। ठ ये जो है अघोष होता है क्योंकि दूसरा अक्षर है। इसमें बचता है एक ऑप्शन सा, तो सा जो है ऊष्म व्यंजन है, यही सही होगा। इसके अलावा श, ख, सा, ह ये जो है ऊष्म व्यंजन होगा। फिर है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब पूछ लिया ऊष्म व्यंजन नहीं है तो ला इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं तो दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वह महाप्राण होता है। तो ध और ध ये महाप्राण ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, यही सही है, ऑप्शन ए। हम याद करेंगे कि सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण और सघोष, और कभी कभी कहेंगे कि वह स्वतंत्र भी होते हैं। ऑप्शन में ये भी रहता है कि वो स्वतंत्र होते हैं। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों की उपरिभाग का स्पर्श करती हैं, यही ऑप्शन ही सही है। री ध्वनि है तो री जो है वो मूर्धन्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? तो अंग और अह ये अयोगवाह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? तो अंग और अ अयोगवाह हैं।
अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से मतलब कि जिसमें सांस ज़्यादा लगती है या समय ज़्यादा लगता है, तो वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ का मतलब कि जिसमें दोनों होंठ हमारे बंद हो जाएं। तो बोलिए प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनि है, तो ऑप्शन सी सही होगा। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं? तो हम जान रहे हैं कि वर्ण क, च, ट, त, प ये जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं। वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो इसमें ये पहला जो है क, च, ट, त ये सभी जो है पहले वर्ण हैं, ये सभी अल्पप्राण हैं। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो श, च, ई ये जो है तालव्य वर्ण है। इसके अतिरिक्त या, ई, च, छ, ज, झ, इया ये तालव्य वर्ण हैं। और च, छ, ज, इया को ही स्पर्श संघर्षी ध्वनि भी कहते हैं। महाप्राण व्यंजन होता है। देखिए दूसरा और चौथा प्रश्न, देखिए कैसे बदल बदल के वही प्रश्न बार बार घुमाते हैं, लेकिन उसका तरीका बदल देते हैं। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो मातृभूमि, मातृभूमि में। फिर है कि कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तो ई, य, श, च ये तालव्य वर्ण है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो ऊपर नीचे, ई, ए इसमें जब हम बोलते हैं तो ये जो है हमारी जिह्वा ऊपर नीचे होती है, और ई, ए को ही हम अग्रस्वर भी कहते हैं। फिर एक कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? तो क, ख, ग, घ, अंगा, इसके अतिरिक्त ह जो होता है वो कंठ ध्वनि होती है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो या, र, ला, व ये अंतस्थ व्यंजन है, तो इसमें यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन होगा। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अग्रभाग। पीछे दिया हुआ था पश्च भाग, अब पूछा है अग्रभाग। अब इसको मिलान करना है, तो च जो है तालव्य, व जो है ओष्ठ, द जो है दंत, और का जो है वो कोमल तालव्य। तो इसका हम मिलान करेंगे। च तालव्य कहाँ पे है? पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। तो जान रहे हैं च, छ, ज, झ, इया ये जो होती तालव्य ध्वनि होती है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो हम जान रहे हैं कि अंगा, इया, ण, न, म ये जो होते हैं ये अनुस्वार के सूचक हैं, लेकिन ये जो है ये अनुस्वार नहीं है, ये अर्धस्वर। ड़, औढ़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड़, ढ़ तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, गलत। ये मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, यही ऑप्शन सही है, ये मूर्धन और उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। फिर है कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं, उसे स्वनिम कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से श, स, स व्यंजन किस प्रकार का है? ऊष्म व्यंजन है।
क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? क तो पहला अक्षर है तो अल प्राण, पहला अक्षर है तो अघोष भी होगा, स्पर्शी भी होगा, कंठ भी होगा। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है कि अल प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ। फिर है निम्न में कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो ह जो है सघोष ध्वनि है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो जहां अंक की मात्रा होगी वो सबसे पहले आएगा, तो अंकन इसमें सबसे पहले है। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप होता है, तो आधा ये प पे हलंत होगा, फिर धन रा, तो ये प्र बनेगा। वर्णों में संधि हो जाने से क्या बनता है? तो वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। जैसे अ और आ मिला तो आ, बड़ा आ बन गया। स्वरों का प्रकार नहीं होता, तो हम सभी जान रहे हैं कि दीर्घ स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, जबकि स्पर्श स्वर नहीं होता। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर है अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन हैं, कौन सा? अंगा, या, ण, न, म। 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? क और श। क और श। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? पूछ रहा कि अघोष अल्पप्राण अर्थात पहला और पहला, तो पहला पहला ये क और त। प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन से भेद हैं? तो प्रयत्न के आधार पर स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित, संघर्षहीन और सप्रवाह। इतना याद करके रखिएगा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? तो स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रवाह। इस प्रकार से हमारे व्याकरण के प्रश्न, वर्णमाला के प्रश्न जो है वो हल हो गए हैं। अब कल से हम नए टॉपिक पर अभ्यास करेंगे।